ये कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि 1992 में एक रात एक खिलौना नाव अचानक एक स्विमिंग पूल में प्रकट होती है। रेबेका अजीब आवाज से जाग जाती है और खिड़की से बाहर देखती है। खिलौने को देखकर वो अपने बहुत बीमार भाई को ये बताने के लिए दौड़ती है कि उसे उसकी नाव मिल गई है, लेकिन वो नहीं उठता है, इसलिए वो उसे उसके लिए नाव लाने का वादा करती है। रेबेका पिछवाड़े में जाती है और खिलौने को वापस लाने की कोशिश करने के लिए स्किमर जाल पकड़ती है, जो कि पूल के तल में डूब गया है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे पकड़ नहीं पाती है और प्रत्येक कोशिश उसे किनारे के करीब ले जाती है। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पानी में धकेल देती है और जब वो तैरने के लिए संघर्ष करती है तो वो अपनी मां को पूल के बाहर उसका नाम पुकारते हुए देखती है। रेबेका तेजी से सतह पर वापस तैरती है, लेकिन जैसे ही वो नाव को छूती है कोई चीज उसका पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे खींच लेती है। रेबेका के पानी के ऊपर आने से पहले एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो टेमागामी के बारे में फुसफुसा रही है और मदद के लिए भीख मांगती है। फिर उसे फिर से पानी के नीचे खींच लिया जाता है और इस बार सिर्फ उसकी चप्पल ही पानी के ऊपर आती है। अभी वॉलर परिवार एक नया घर ढूंढ रहा है। रे कुछ देर कार में अकेले रहता है, रेडियो पर बेसबॉल की खबरें सुनता है। वो एक पुराना खिलाड़ी है जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का पता चलने पर रिटायर होना पड़ा था। उसका सिर दर्द करने लगता है। वो अपनी छड़ी लेता है और घर के अंदर अपने परिवार के साथ मिल जाता है। रियल्टर के उन्हें घर दिखाता है, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आता, इसलिए वे जाने का फैसला करते हैं। घर जाते समय रे देखता है कि रेबेका का घर बिकाऊ है। वे के को बुलाते हैं और वो उन्हें ये घर भी दिखाती है, ये बताते हुए कि पिछले कुछ दशकों में इसका सिर्फ एक ही मालिक था। रे की पत्नी ईव को ये पसंद है कि घर उस स्कूल के पास है जहां वो काम करती है, और रे को पीछे के आंगन में पूल पसंद है। हालांकि ईव को तैरने से डर लगता है। पूल को निहारते हुए रे को एक बेसबॉल दिखता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर पानी में गिर जाता है। उसका शरीर कवा और पौधों में उलझ जाता है और जब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो सोचता है कि उसकी बीमारी का इलाज मिलने के बाद वो फिर से बेसबॉल खेल रहा है। इससे उसे तैरने और पूल से बाहर निकलने के लिए जरूरी ताकत मिलती है। बाद में रे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे बताती है कि उसे अपने बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलने के बजाय योग या स्विमिंग जैसी आसान एक्टिविटीज करनी चाहिए। बाहर निकलते समय कपल पूल वाला घर लेने के लिए राजी हो जाता है। जल्द ही परिवार अपने नए घर में जा रहा है और बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं जहां ईव पढ़ती है। उसकी बेटी इजी अपने पहले दिन नर्वस है, लेकिन उसकी दोस्ती पॉपुलर लड़के रोनेन से हो जाती है, जो उसे वीकेंड पर अपने स्विम क्लब में बुलाता है। परिवार मिलकर पूल साफ करने का काम करता है। रे नाली को खोलने के लिए उसमें हाथ डालता है, तभी उसकी हथेली पर कुछ कट लगने से वो चिल्लाने लगता है। वो तुरंत अपना हाथ बाहर निकालता है और देखता है कि उससे बहुत खून बह रहा है। जब परिवार को नाली से बहुत तेजी से भूरा पानी निकलता हुआ दिखता है तो उन्हें दूर हटना पड़ता है। कुछ देर बाद वे पूल मेंटेनेंस वाले आदमी को बुलाते हैं और वो बताता है कि पानी जमीन के नीचे के झरने से आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें नेचुरल फिल्ट्रेशन और जियोथर्मल हीटिंग है, और कहानियां कहती हैं कि इन झरनों का पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। असल में यह इलाका पहले वेलनेस सेंटर और हेल्थ स्पा से भरा हुआ था। पूल तैयार होने के बाद परिवार आखिरकार मजे करने के लिए उसमें कूद जाता है। ईव पानी में सिक्के फेंकती है और बच्चे ये देखने के लिए दौड़ लगाते हैं कि कौन खास सिक्का ढूंढ सकता है। रे अपनी रोज की एक्सरसाइज करता है और देखता है कि शाम को पानी उसकी मसल्स का सारा स्ट्रेन कम कर देता है। ईव बिल देखती है और परेशान हो जाती है क्योंकि रे के डॉक्टर आराम करने के लिए बहुत पैसे लेते हैं। वह तैरने जाने का फैसला करती है। परिवार की बिल्ली स्पाइडर तैरते समय भागने से पहले उसे नापसंद में म्याऊं करती है। ईव अचानक पूल के किनारे रे को देखकर चौंक जाती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वो जा चुका होता है। फिर लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, इसलिए ईव पूल से बाहर निकलते ही जाने का फैसला करती है। लाइटें फिर से नॉर्मल काम करने लगती हैं। बच्चों को देखने के बाद ईव रे को बिस्तर पर पाती है और उससे पूछती है कि क्या वो बाहर गया था, लेकिन वो कहता है नहीं। वो कहती है कि उन्हें पूल कवर लेना चाहिए और कल लाइटें चेक करनी चाहिए। इस बीच साइडर डाइविंग बोर्ड पर आराम कर रहा है और लाइटें फिर से टिमटिमा रही हैं। उसी समय नाव का खिलौना पानी पर दिखाई देता है और साइडर उस पर गुर्राता है। अगली सुबह इलियट को पूल में साइडर का कॉलर मिलता है, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं दिखती। रे कॉलर निकालता है और उसकी पट्टी गीली हो जाती है, इसलिए वो उसे उतारने का फैसला करता है। उसे हैरानी होती है कि घाव पहले ही पूरी तरह से भर चुका है। उस दोपहर परिवार आखिरकार पूल को ढक देता है। शाम को ईव को सपना आता है कि वो पूल में एक अजीब परछाई के साथ है और उसकी तेजी से वो चौंककर जाग जाती है। वो देखती है कि रे उसके साथ बिस्तर पर नहीं है और खिड़की से बाहर देखती है तो वो काफी जोश में तैर रहा होता है। जब रे के अगले चेकअप का समय होता है तो डॉक्टर आर्म टेस्ट करते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। रे उसे बताता है कि वो दिन में 2 बार तैर रहा है और इसे वाटर थेरेपी कहता है।
कुछ देर बाद रे गैराज में एक्सरसाइज कर रहा होता है। खुद को रिकॉर्ड करते समय इलियट आता है और उससे अपने साथ तैरने के लिए कहता है क्योंकि उसे अकेले पूल में नहीं होना चाहिए। लेकिन रे को अपने शरीर को बेहतर बनाने का जुनून है। इसके बजाय वो एक सिक्के पर एक स्माइली चेहरा बनाता है और लड़के से कहता है कि वो वहां पैच गेम खेले। इलियट सिक्के को एक एक्शन फिगर पर रखता है और पानी के नीचे उससे खेलता है। उसी पल सिक्के गिरने लगते हैं और इलियट को लगता है कि ये उसके पापा हैं, इसलिए वो जल्दी से ऊपर आ जाता है। हालांकि आसपास कोई नहीं होता। फिर वो सिक्का निकालने के लिए पानी में कूदता है तो देखता है कि और सिक्के गिर रहे हैं। वो उन सभी को पकड़ लेता है और फिर ऊपर देखता है और पूल के पास किसी को देखता है। एक बार फिर वो पानी के ऊपर आता है तो पाता है कि पिछवाड़ा खाली है। इलियट फिर से तैरना शुरू करता है और डाइविंग बोर्ड पर किसी चीज के टकराने से वो चौंक जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। उसी पल उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो प्यूरिफायर से मदद मांग रही है। वो कहती है कि उसका नाम रेबेका है और बताती है कि वो इलियट का एक्शन फिगर है। वो उसे पकड़ने के लिए छेद में पहुंचता है और पाता है कि वो बालों में उलझा हुआ है, इससे पहले कि एक डरावना हाथ उसकी कलाई पकड़ ले। थोड़ी मशक्कत के बाद वो खुद को आज़ाद कर लेता है और उसे प्यूरिफायर के अंदर एक अजीब सी चीज दिखती है। डरा हुआ इलियट ईव को बताता है कि क्या हुआ था और वो तुरंत जांच करने के लिए बाहर आती है। लेकिन आसपास कोई नहीं है और एक्शन फिगर पूल में तैर रहा है। जब रे को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो सोचता है कि क्या इलियट इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। ईव कहती है कि उन्हें एक पूल पार्टी करनी चाहिए ताकि परिवार ज्यादा मिलजुल सके। बाद में पूरा परिवार इलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस के दौरान उसे सपोर्ट करने जाता है। हर कोई एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी को आसपास पाकर उत्साहित होता है, इसलिए रे उसे हर तरह की सलाह देता है। आखिरकार वे उसे प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए मना लेते हैं और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो मान जाता है। उसकी पहली 2 कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और वो गिर भी जाता है। ईव परेशान हो जाती है, लेकिन रे उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक है और फिर से कोशिश करता है। इस बार वो पूल और पहले दिन देखे गए अपने विशन के बारे में सोचता है, जिससे वो गेंद को इतनी जोर से मार पाता है कि वो दरार में सिल जाती है और लाइट से टकराती है। पूरी टीम इम्प्रेस है, लेकिन इलियट अपने डैड के गेम पर कब्जा करने से खुश नहीं है। उस रात ईव और रे डिनर के लिए बाहर जाते हैं। इजी को इंचार्ज छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो इलियट को धमकी देने के बाद रोनन को बुलाती है ताकि वो उनके माता पिता को न बताए। रोनन और इजी पूल में मजे करते हैं और माँ को पोलो खेलने का फैसला करते हैं। इजी की बारी के दौरान वो आंखें बंद करके माँ को कहती है और रोनिन पूल से बाहर निकलकर उसके साथ मजाक करता है। अचानक रेडियो बंद हो जाता है और पानी में कुछ डरावना दिखाई देता है जो फुसफुसाता है, पोलो। इजी उसकी ओर चलती है, ये सोचकर कि यह रोनिन है, लेकिन जब वो उसे पकड़ने वाली होती है तो वो चीज गायब हो जाती है। अचानक वो चीज इजी के पीछे दिखाई देती है और कहती है, पोलो, लेकिन जब वो मुड़ती है तो फिर से गायब हो जाती है। यह अभी भी सोचती है कि यह रोनिन है। इजी उसका पीछा करने के लिए पानी में कूदती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती और अजीब बात है कि उस समय पूल में कोई तल नहीं था। वो चीज उसका पैर पकड़ लेती है और खींचने लगती है, इसलिए इजी दोनों पैरों से तब तक लात मारती है जब तक वो खुद को छुड़ा नहीं लेती। फिर उसे अपने ऊपर एक चमकीला चौकोर दिखता है और वो तेजी से उसकी ओर तैरती है, जबकि लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। वो ठीक समय पर पानी के ऊपर आ जाती है और रोनिन उसकी मदद करता है। जब वो बताती है कि क्या हुआ था तो वो साफ तौर पर डरी हुई है, लेकिन रोनिन कहता है कि वो वहां अकेली थी और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी। उसी समय इजी के माता पिता वापस आ जाते हैं, इसलिए रोनिन भागने से पहले उसे किस करता है। बाद में इलियट इजी से बात करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो कन्फर्म करना चाहता है कि वो कुछ सोच नहीं रहा है। हालांकि इजी कुछ भी कहने से मना कर देती है क्योंकि पूल उनके पापा की मदद कर रहा है और वो चीजों को खराब नहीं करना चाहती। वो ये भी बताती है कि वैसे भी कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। पार्टी के दिन बहुत सारे लोग आते हैं और सभी मजे कर रहे होते हैं। इजी अभी भी डरी हुई है, इसलिए वो अपने दोस्तों से बात करती है लेकिन पूल में नहीं जाती। इलियट अपने कमरे में रहता है और किचन में सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए खिड़की पर एक कैमरा लगाता है। ईव कैसे पूछती है कि इतने सालों से पूल का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। पहले तो के सवाल टालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो ईव को एक लड़की के बारे में बताती है जो वहां डूब गई थी। इलियट की कहानी याद करके ईव पूछती है कि क्या उसका नाम रेबेका था, और के हैरान रह जाती है कि उसे ये पता है। एक लड़का रे से उस बॉल पर साइन करने के लिए कहता है जिसे उसने कुछ दिन पहले तोड़ा था। ऐसा करने के बाद रे लड़के को पूल में गेम में शामिल होने के लिए बुलाती है, जहां कुछ बड़े बच्चों को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। लड़का भी रे के कंधों पर चढ़ जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वे जीत जाते हैं। हालांकि हर हरकत के साथ रे पानी में और नीचे डूबता जाता है। अचानक नाली से एक काला पदार्थ निकलता है और रे के मुंह के जरिए उसके शरीर में घुस जाता है और तेजी से उसे अपने कब्जे में ले लेता है।
लड़का उससे बार बार जाने के लिए कहता है, फिर भी रे उसके पैरों को कसकर पकड़ लेता है और पूल के गहरे हिस्से की ओर चलता है। फिर लड़का डूबने लगता है क्योंकि उनके ऊपर टॉय बोट दिखाई देती है। इलियट ये कैमरे में देखता है और अपनी मां को लेने दौड़ता है। उसी समय लड़के के माता पिता आखिरकार उसका हाथ पानी में लहराते हुए देखते हैं और पिता उसे बचाने के लिए ठीक समय पर कूद जाता है। उसके पैरों पर रे की मजबूत पकड़ के निशान है। रे अभी भी पूल के नीचे है और उसे भी बचाना है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसलिए ईव सीपीआर शुरू करती है जब तक वो जाग नहीं जाता। कुछ देर बाद पार्टी कैंसिल हो जाती है और पुलिस जांच करने आती है। लड़के की मां बताती है कि उसके बेटे ने कहा था कि रे उसे जाने नहीं देगा, इसलिए ईव उसे रे की बीमारी और यह बात याद दिलाती है कि वो भी लगभग डूब ही गया था। पिता बेसबॉल टीम का कोच भी है और कहता है कि वो चार्ज नहीं लगाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि रे अब प्रैक्टिस करने आए। ईव माफी मांगने की कोशिश करती है और मां चिढ़कर कहती है कि वो ईव को फिर कभी अपने परिवार के पास नहीं चाहती। इस सिचुएशन से थककर ईव बच्चों को कार में बैठने के लिए कहती है और अनाउंस करती है कि वे जा रहे हैं। वो जोर देती है कि पूल में कुछ गड़बड़ है और रे उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूल बहुत बढ़िया है, इसलिए उसे याद दिलाना पड़ता है कि एक लड़का लगभग मर ही गया था। रे भी कार में बैठ जाता है और वे साथ निकल जाते हैं। कुछ सेकंड गाड़ी चलाने के बाद रे बीमार लगने लगता है और उसे खांसी आने लगती है। ईव कार रोक देती है क्योंकि रे की नसें काली हो जाती हैं और वह एक गहरा लिक्विड उगल देता है। परिवार तुरंत घर जाता है और रे को सुला देता है। ईव डॉक्टर को बुलाती है जो उसे मंगलवार तक टेस्ट के लिए नहीं ला सकता और उसे तब तक आराम करने की सलाह देती है। रे लड़के को लगभग डुबोने के लिए माफी मांगता है और एक बार और तैरने की भीख मांगता रहता है, डरावने तरीके से बताता है कि वहां कितना ठंडा लगता है। ईव उसे बिस्तर से उठने नहीं देती और इतनी परेशान हो जाती है कि वो होस को मेन वाटर सप्लाई में डालकर पूल खाली कर देती है। बाद में वो अपने बच्चों को देखती है और उनकी रक्षा करने का वादा करती है। अगले दिन काम पर ईव घर के इतिहास के बारे में रिसर्च करती है। पता चलता है कि हर परिवार ने वहां रहते हुए एक व्यक्ति को खोया है। परेशान ईव के को फोन करती है और रेबेका के परिवार का पता लेती है। यह एक बहुत ही शानदार घर है और जब ईव रेबेका की मां लूसी से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा एक एम्बेसडर है। ईव लूसी को सब कुछ बताती है और लूसी खांसने लगती है। वो इतनी घबरा जाती है कि अपना गिलास पानी भर देती है। ईव के जोर देने पर लूसी आखिरकार पानी खोलती है और रोते हुए बताती है कि घर से पहले जमीन पर एक झरना था। इसे टेमागामी कहा जाता था और लोग इसकी पूजा करते थे क्योंकि यह इच्छाएं पूरी करता था। बदकिस्मती से हर इच्छा के लिए कुर्बानी देनी पड़ती थी। जिस रात रेबेका डूबी, उसके भाई ने उसकी चीख सुनी और मदद के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लूसी ने उसे बंद कर दिया क्योंकि पानी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अपने बीमार बेटे के ठीक होने के बदले रेबेका की जान। लूसी ईव से कहती है कि प्यार के लिए त्याग की जरूरत होती है और उसे रे को ठीक होने देना चाहिए। ईव को यह आइडिया बहुत बुरा लगता है और वो लूसी को बाहर बुलाती है, लेकिन लूसी फिर से खांसने लगती है। उसके ऑक्सीजन टैंक का होस काले लिक्विड से भरने लगता है और जल्द ही कमरे का फव्वारा भी ऐसा ही करता है। लूसी अचानक एक डरावनी आवाज में बात करती है और उसकी नाक और आंखों से भी काला गू निकल रहा है, ये कहते हुए कि पानी फिर से सो जाएगा। डरी हुई ईव आखिरकार घर चली जाती है। रे नहा रहा होता है जब गंदे पानी की सप्लाई की वजह से अचानक उसके शरीर पर फिर से उस चीज का कब्जा हो जाता है। उसी समय पूल के ड्रेन से भी काला लिक्विड निकलने लगता है। जब बच्चे घर आते हैं तो वे अपने माता पिता को बुलाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आता। इजी ईव को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, इसलिए वो गैराज देखती है। इलियट सिंक से एक गिलास पानी भरता है और देखता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है। उसी समय उसे मेरी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह साइडर है। फिर टेबल पर रखा गिलास अपने आप हिलने लगता है। बैकयार्ड में इलियट ये देखकर चौंक जाता है कि पूल फिर से भर गया है। म्याऊं की आवाज एक फ्लोटी से आती है, इसलिए इलियट डाइविंग बोर्ड पर रेंगकर उस तक पहुंचता है क्योंकि कवर हैंडल अपने आप घूमने लगता है। फ्लोटी पर एक डरावना जीव दिखाई देता है और उसे अपने नाखूनों से छेदकर उसकी हवा निकाल देता है, जिससे इलियट पानी में गिर जाता है। हैंडल पूल को ढकने के लिए घूमता रहता है, जबकि किचन का कांच आखिरकार गिरकर टूट जाता है। फिर ईव आती है और हैंडल पकड़ लेती है, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो फिर से कोशिश करती है और इस बार इजी उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, इसलिए वे दोनों मिलकर उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। हैंडल को लात मारकर तोड़ने के बाद ईव इलियट को ढूंढने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन फ्लोटी को हिलाने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाती है। वो तैरती रहती है और पूल के नीचे एक अजीब सा छेद देखती है, जैसे कि वो कोई गहरा गड्ढा हो। ईव पानी के ऊपर लौटती है और जल्दी से होस पकड़ लेती है, जिसे वो अपने साथ पूल में ले आती है। अब वो थोड़ी और हवा ले सकती है और गहरे गड्ढे में तैरती रह सकती है।
इस बीच इजी अपने पिता को खोजने के लिए घर में वापस आती है और पानी में फिसल जाती है, जिससे वो कांच के टुकड़ों के ऊपर गिर जाती है और उसका हाथ चोटिल हो जाता है। उसी समय उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो जांच करने जाती है। रे उसे चौंका देता है जब वो कहीं से प्रकट होता है और कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था। उसकी आंखें काली हैं और उसके पैरों से पानी बह रहा है। वो एक पल के लिए नीचे देखता है और वो गायब हो जाता है, इसलिए वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। अचानक रे उसके बगल में प्रकट होता है और उसके चेहरे पर मारने से पहले उसके हाथों से फोन छीन लेता है। वो कहता है कि इलियट का जीवन बहुत कठिन है, इसलिए उसे बलिदान करना बेहतर है। वो घबरा जाती है क्योंकि वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसके बाल पकड़ लेता है और कुछ बाल नोच लेता है ताकि वो भागती रहे और गैराज में छिप सके। टीवी अचानक अपने आप चालू हो जाता है। रे के सबसे अच्छे गेम का वीडियो चलने लगता है, इससे पहले कि सब कुछ ठीक हो जाए। रे उस पर चिल्लाता है लेकिन उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है और दरवाजा बंद कर देता है। पूल में ईव आखिरकार इलियट को ढूंढ लेती है और उसे पकड़ लेती है ताकि वे निकल सके। हालांकि पूल में डूबे सभी लोगों की आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। थोड़ी कोशिश के बाद ईव उन्हें लात मारकर बाहर निकाल देती है और आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर रेबेका आती है और स्माइली फेस के साथ सिक्का फेंकती है, जिससे पता चलता है कि वे शुरू से ही उल्टे थे। अब ईव आखिरकार रोशनी देख सकती है और तैरकर पानी के ऊपर आ सकती है। इलियट कोई जवाब नहीं देता और जैसे ही ईव सीपीआर शुरू करती है, रे उसके पीछे आता है और कहता है, बहुत देर हो चुकी है। जब ईव मदद मांगती है तो रे उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे बताता है कि पूल ने इलियट को चुना है। उसी समय इजी एक बैट के साथ आती है और ईव उसे हमला करने के लिए मनाने का इशारा करती है। इजी रे को गिराने के लिए उसके पैरों पर मारती है, फिर वो उसकी पीठ पर कुछ बार मारती है, जिससे वो थोड़ा काला लिक्विड उगल देता है। ये देखकर इजी उसे फिर से पेट में मारती है, जिससे उसे अपनी जिंदगी के सभी जरूरी पलों के कई नज़ारे दिखाई देते हैं। अपनी पत्नी और बेटी को बुलाते हुए सुनकर रे आखिरकार सारा काला लिक्विड उगल देता है और नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही इलियट जागता है, पूल के ड्रेन से फिर से काला लिक्विड निकलता है। रे को एहसास होता है कि पूल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपना बलिदान नहीं मिल जाता, इसलिए वो पानी में कूद जाता है और गहरी खाई की ओर तैरता है। जल्द ही इलियट अपने अंदर का सारा अजीब लिक्विड उगलने लगता है और पूल का अंधेरा गायब हो जाता है और रे भी उसके साथ चला जाता है। कुछ समय बाद इलियट एक वीडियो देखता है जिसमें रे अपने परिवार को बता रहा है कि वे उसके लिए कितने मायने रखते हैं। ईव उसे स्माइली फेस वाला सिक्का वापस देती है और सोचती है कि क्या उन्हें घर बेच देना चाहिए, लेकिन भाई बहन बताते हैं कि ऐसा किसी और के साथ भी होगा और रे ऐसा नहीं चाहेगा। इसके बजाय वे पूल को मिट्टी से भरने और मौतों से बचने के लिए वहीं रहने के लिए मान जाते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।